गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 14 है आप लोगों का, डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या था, कैसे नए नए स्टेट्स बने थे, क्या डिमांड था उनका, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशन विद द नेबर्स। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय क्या हुआ था, उससे पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो वो दूसरे देशों के साथ में कैसे नियम कानून चलाते थे उनके ऊपर था। लेकिन जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, सॉवरिन हो गया, तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से, और जो विदेश है, जो फॉरेन है, उनके साथ कैसा संबंध रखते हैं, या उनके साथ हम लोग कैसा डील करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो आप लोग जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जिसमें अलाइड पावर्स जीत गए थे। जिसमें अलाइड पावर्स में मेनली कौन कौन थे, अमेरिका था, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्री थे, रसिया थे। तो उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन तो तबाह हो गए थे, है ना, वहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो उसके बाद जो दो सुपर पावर बनकर आते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो यूएसएसआर और यूएसए, यानी कि रसिया और अमेरिका, ये दोनों सुपर पावर बन के आते हैं। तो बाकी जो कंट्रीज थे, बाकी जो पूरे कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उन लोगों ने क्या किया, वो दो ग्रुप में बंटना स्टार्ट हो गए। कुछ लोग, कुछ जो है यूएसए को सपोर्ट करते थे और कुछ यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था, यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। तो इसके दोनों के अपने अलग अलग विचारधारा थे, अपने दोनों के बीच में क्या था, एक डिस्प्यूट था, एक विवाद था। तो अब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, इंडिया कौन से ग्रुप में शामिल होता है, यूएसए में कि यूएसएसआर में। तो इंडिया का मानना था कि हमको यूएसए का भी सपोर्ट पड़ेगा, मतलब पैसे वाले लोगों का भी सपोर्ट करेगा पड़ेगा, कैपिटलिस्ट, कुछ अमेरिका से भी हेल्प लेनी होगी अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, और कुछ ये यूएसएसआर का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना चाहते थे। अगर यूएसए का सपोर्ट करते तो अमेरिका के खिलाफ चले जाते, अगर अमेरिका का सपोर्ट करते तो यूएसएसआर के अगेंस्ट में चले जाते। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए और हमने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया, जिस ग्रुप को क्या बोला गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोला गया। हिंदी में इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष मतलब कि किसी भी ग्रुप में नहीं रहना, नॉन अलाइन मतलब ना तो इस ग्रुप में रहना ना उस ग्रुप में रहना। ये कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था, तो इसको जो है 1955 में, 1955 में क्या बनाया गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसके बारे में ऑलरेडी हिस्ट्री का जो डीकोलोनाइजेशन वाला चैप्टर है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, उसमें बता दिया गया है। फिर भी यहाँ पर ये टॉपिक दिया गया है तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, यानी कि जो नाम था, इसी को शॉर्ट फॉर्म में नाम बोल दिया जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसमें तो वैसे बहुत सारे मेंबर्स हुए, लेकिन इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इनिशियली, मतलब जब इसको बनाया गया था, तो उसमें 4-5 कंट्रीज का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, और उनके उस समय लीडर कौन थे या हेड कौन थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिया में उस समय हेड थे, लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। इजिप्ट के जो लीडर थे वो गमाल अब्देल नासिर करके थे। इजिप्ट यानी कि इसी को हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, जहाँ पर गीज़ा के आप लोग पिरामिड सुने हो गया, इजिप्ट के पिरामिड। तो गमाल अब्देल नासिर ये उनके लीडर थे। फिर यूगोस्लाविया के लीडर कौन थे, तो मार्शल टीटो थे। फिर इंडोनेशिया के जो लीडर कौन थे, सुकर्नो थे। एक और आप लोगों को नाम बताए थे, याद है क्या, घाना का, है ना। घाना को कैसे याद रखने बताए थे, जो अरे खुरमा, खुरमा याद है क्या, एनक्रुमा, है ना। तो ये भी कौन थे उस समय, घाना के जो प्रेसिडेंट थे एनक्रुमा, तो ये भी उस समय क्या थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर थे। मतलब इन लोग 5-6 कंट्रीज ने क्या किया था, मिलकर स्टार्ट किया था। ज़्यादातर ये उस समय नए नए आज़ाद हुए थे। 1945 के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंट देना, यानी कि आज़ाद करने लग गए। तो फिर ये जो नए नए जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे रिलेशंस कैसे थे हमारे नेबर्स के साथ में। अब हमारे पड़ोसियों को तो आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से हैं, एक तो हो गया चाइना और दूसरा कौन हो गया, पाकिस्तान। तो अब इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों को अच्छे से जानते हो चाइना और पाकिस्तान कैसे हैं। लेकिन हम लोग हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं, तो आप लोगों को
पुराने जो बातें हैं, कुछ बेसिक चीज़ वो पता होनी चाहिए। तो इंडिया ने चाइना के साथ में क्या किया था, एक ट्रीटी किया था, एक समझौता किया था। उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पंचशील के सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील क्या था, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में समझौता होता है 5 बिंदुओं को लेकर, 5 पॉइंट्स को लेकर। ये 5 पॉइंट क्या क्या थे अभी आगे देखेंगे, लेकिन इसका एम क्या था, ये कब हुआ था, तो ईयर भी ध्यान रखेंगे, 1954 में। डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील चाइना के साथ में हुआ था, कब हुआ था, 1954 में, 1954 में। कुछ कुछ डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रखेंगे जो जो बताते जा रहे हैं। फिर क्यों किया गया था, तो आपस में शांति समझौता को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे पर अटैक ना करें, है ना, एक दूसरे का सम्मान करें, इसी सब को लेकर क्या किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साइन किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील इंडिया और चाइना के बीच में। उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, 1954, तो उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के जो उस समय माओ जेडोंग थे लीडर, उनके साथ में ये साइन किया था। फिर अब क्या होता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील क्या थे, तो इसके 5 पॉइंट्स देख लेते हैं। मेनली आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक दूसरे के म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए, शांति समझौता के लिए, पीस के लिए ये ट्रीटी किया गया था। जैसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स एंड सॉवरेनिटी, एक दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, है ना। संप्रभुता मतलब क्या बताएं, कि वो अब किसी भी देश के अंडर में नहीं है, गुलाम नहीं है, वो अब इंडिपेंडेंट है। फिर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पर कभी अटैक नहीं करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, जैसे कश्मीर जो है, कश्मीर ये क्या है, हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा आंतरिक मामला है। अब मान के चलो किसी के घर में झगड़ा हो रहा है और पड़ोसी आके इसमें टांग लड़ा है, तो ये गलत बात है ना। तो ऐसे ही बोला गया कि हम एक दूसरे की घर की बातों में, यानी कि इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं देंगे। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि वही चीज़ है, बस अलग अलग पॉइंट में बोल दिया गया है कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इक्वालिटी बनाए रखेंगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे। फिर फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आप भी अपना शांति से रहो, हम भी अपना शांति से रहते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये क्या था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण व्यवहार। लेकिन अब चाइना, जैसे कि आप लोग जानते हो, चाइना क्या है, चमगादड़ चाइना है, धोखेबाज चाइना है ना। इसने क्या कर दिया, 1962 में इंडिया पर अटैक कर दिया। अब इंडिया उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तो 1962 में क्या होता है, चाइना और इंडिया का युद्ध होता है, जिसको इंडो चाइना वार बोलते हैं, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में। कब होता है, 1962, 1962। और इस समय इमरजेंसी लगाया जाता है इंडिया में। आप लोगों को इमरजेंसी बताए हैं, जब कभी युद्ध वगैरह होता है तो उस समय इमरजेंसी लगाया जाता है। अब इसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था उस समय, और उतने समय हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी, तैयार भी नहीं थे हम। तो यहाँ पर चाइना जो है वो जीत जाता है इस वॉर में। ये, और आप लोग जानती हो उसी समय ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, एलओसी आपको बताते हैं, इधर पीओके है ना, कश्मीर का मैप, और ये है एलएसी। एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन ये वाला ये जो एरिया है, ये चाइना के कब्जे में है 1962 के युद्ध के बाद से। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान के बारे में क्या ही बताएंगे आप लोगों को, है ना। 1947 में जब बताया था कश्मीर का स्टोरी, तो कश्मीर जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो राजा हरी सिंह का स्टोरी याद होगा आप लोगों को, कि वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। फिर पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। फिर ये दौड़े दौड़े आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, जवाहरलाल नेहरू जी के पास, कि हमारी रक्षा करो। तब इंडिया ने इधर आर्मी डिप्लॉय किया था और इसकी रक्षा की थी। तो उस समय भी हम लोगों ने क्या किया था, इस पाकिस्तान को जो है बैटल हुआ था इसके साथ में। फिर 1965 में बैटल होता है, पाकिस्तान फिर अटैक करता है इंडिया में, है ना। तो उस समय भी इसको जो है पटक पटक के मारा जाता है, धोया जाता है ना। फिर 1971 में बांग्लादेश के साथ में युद्ध होता है। बांग्लादेश के बारे में अभी आगे आप लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ था। तो उसमें भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, इसमें भी इसको क्या किया गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया। फिर 1999 में क्या हुआ, कारगिल विजय, कारगिल जो है, कारगिल में वार हुआ था। तो अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया सभी में जीता है ना। इंडिया ने सभी में क्या किया है, पाकिस्तान को जो है पछाड़ दी है, मात दी है। और ये पाकिस्तान कभी भी अपने आदतों से बाज नहीं आता है ना, और ना ही ये आने वाला है आगे भी समय। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है बताइए तो।
इंडिया का नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो फिर जो हिंदी है वो क्या है हमारा, तो हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो ऑफिस के काम काज में यूज़ किया जाता है बोलचाल की भाषा में, जिसको हम लोग राजकीय भाषा बोलते हैं। राजकीय भाषा, अब तो ये राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ना। और एक होता है राज्य भाषा, तो राज्य भाषा हमारी छत्तीसगढ़ी है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। राजकीय भाषा अगर बोले ऑफिशियल लैंग्वेज वो तो हो जाएगी हिंदी। तो फिर पूछोगे कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हिंदी को जो है वो बोला गया था कि उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो साउथ इंडिया है यानी कि केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ के लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हिंदी वहाँ पर ज़्यादा बोली नहीं जाती है। ना ही तमिलनाडु के लोग तो इसके बिल्कुल कट्टर हैं, मतलब वो बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। अभी अभी एक केस चल रहा है कि तमिलनाडु में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको मारा जा रहा है, बिहारियों को काट दिया जा रहा है, ऐसे उनको मार मार कर भगाया जा रहा है। तो ये तमिलनाडु बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं किसका, हिंदी बोलने वाले लोगों को, क्योंकि वो हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं मानते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने बोला कि हिंदी जो है जब हम लोग बोलते ही नहीं है साउथ इंडिया वाले, तो कैसे उनको पूरे देश की भाषा बना दी जाए। इसीलिए हिंदी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाता है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। हिंदी के अलावा इंग्लिश भी क्या है, जो जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे नागालैंड हो गया है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है, मणिपुर वगैरह, मिजोरम वगैरह में, और साउथ इंडिया के कुछ कुछ स्टेट्स में। फिर इसके बाद हम लोग अब देखते हैं इंडिया में क्या कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। और यहाँ पर मेनली हम लोग इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करेंगे कि उनको जैसे आयरन मैन बताया है ना, आयरन मैन तो किनको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आयरन वुमेन या आयरन लेडी किनको बोला जाता है, इंदिरा गांधी को। तो उनको आयरन वुमेन क्यों बोला जाता है, या उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में कौन कौन से काम किए हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था बताए थे 1952 में हुआ था, इससे पहले वाले पार्ट में। फिर 1957 में और 1962 में 3 साल लगातार कौन चुनाव जो होता है, इलेक्शन जो होता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर 1964 में इनका डेथ हो जाता है ना। और उसके बाद में फिर इनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, उनको क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है 1965 में। पहले तो बनने के लिए राजी नहीं थी, फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जो अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो प्रीवी पर्स हुआ करते थे उसको ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है, तो जब आप लोगों को बताया था, याद कीजिए, जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो रहा था, यानी कि भारत का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय सरदार जो पटेल थे, है ना, सरदार पटेल ने क्या बोला था कि इंडिया में सबको शामिल करने की बात कही गई थी। तो उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनको अब उनका तो रूल रहा नहीं, डेमोक्रेसी आ गया, इलेक्शन हो गया, नेता आ गए। तो उनको क्या बोला गया कि आपको हम कुछ पैसा देंगे, कुछ क्या देंगे, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह होता है ना, या पेंशन जैसे हो सकता है, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, ऐसे सुनते हो सरकार देती है। तो वैसे इनको राजाओं को बोला गया कि आपको हम कुछ क्या करेंगे, अमाउंट देंगे, है ना, कुछ पैसा देंगे सरकार की तरफ से, सरकार के फंड से, और आप लोग अपना अच्छे से जो अपना जीवन है वो व्यतीत करते रहो, ऐसे करके। अब इंदिरा गांधी आई, अब उनको लगा कि हम लोग फालतू में इनको पैसा क्यों दे रहे हैं, इनके पास तो ऐसे ही पहले से पैसा वैसा भरा पड़ा हुआ है। तो इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर दूसरा स्टेप उन्होंने क्या किया, यही था एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई संपत्ति है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या कर देना, देश की संपत्ति घोषित कर देना, ये क्या कहलाता है, नेशनलाइजेशन कहलाता है। यानी कि पहले क्या हुआ करता था, जो बैंक जो होता था वो क्या होता था, जो अमीर लोग हैं, है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, वही उसका इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन क्या किया गया, नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, ताकि जो जनरल पीपल हैं, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं, वो भी बैंकों का फायदा ले सके। इसीलिए 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1969 में। कब किया गया, 1969 में, 1969 में किया गया। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इन्हीं के टाइम में आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, इसको आप लोग जानते हैं।
इसको क्या किया गया था उस समय, जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, खाद्यान्न है, उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए थे। जैसे इसमें 3 चीज़ मेन थे, बताए थे। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, यानी कि हाइब्रिड जो बीज हैं, हाइब्रिड जो सीड्स हैं, उनका इसमें यूज़ किया गया कि कम बीज लगाएं और उससे ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिले। फिर केमिकल और फर्टिलाइज़र का, यानी कि दवाओं का, और जो इस समय यहाँ पर उर्वरक होते थे, जो जैसे आप लोग सुनते होंगे पोटास हो गया, यूरिया हो गया, ये सब चीज़ का उसमें इस्तेमाल किया गया ताकि कीड़े वगैरह ना हो ज़्यादा, है ना, पौधों को नुकसान ना हो और ज़्यादा हमको यहाँ पर प्रोडक्शन मिले। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, मतलब कि यहाँ पर पानी के इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए क्या किया गया था, बहुत सारे भाखड़ा नागल डैम, है ना, ऐसे बहुत सारे डैम्स और नालियाँ, नहर बनाए गए थे ताकि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके। फिर इन्हीं के टाइम में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में क्या होता है, 1971 में बांग्लादेश में वार हो जाता है। अब बांग्लादेश की क्या कहानी थी, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जब 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया को इंडिपेंडेंट करके गए थे, तो उस समय 2 देश उन्होंने बनाया था। एक तो था हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और दूसरा था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उस समय मेनली मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरियाज थे उसको बनाया गया था। तो एक तो था वेस्ट पाकिस्तान, जिसको हम लोग आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। तो जो आज का जो बांग्लादेश जिसको हम लोग जानते थे, बांग्लादेश अलग से कोई कंट्री नहीं था। तो इसी एरिया को, इसको क्या बोला जाता था, क्योंकि डायरेक्शन आप लोग जानते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट, तो ईस्ट में है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, और इधर ये वेस्ट में था इसलिए इसको वेस्ट पाकिस्तान बोल दिया गया। तो अब 1971 में क्या होता है, यहाँ जो भी इलेक्शन होता था, तो यहाँ पाकिस्तान के जो भी लीडर बनते थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो बनते थे, वो ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान से बनते थे, है ना। और जो ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो बांग्लादेश के जो यहाँ पर जो लोग रहते थे, उनका ध्यान या उनका डेवलपमेंट कुछ नहीं किया जाता था। जबकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है, यानी कि उपजाऊ भूमि है, क्योंकि इधर पर ब्रह्मपुत्र और ये गंगा नदी आती है, तो यहाँ पर ये पूरा मैदानी इलाका है। तो यहाँ से रिसोर्सेज को निकाल के इन लोग वेस्ट पाकिस्तान में ले जाते थे और पूरा डेवलपमेंट यहाँ करते थे। वैसे यहाँ भी कोई खास डेवलपमेंट किया नहीं उन्होंने, तो पूरा पैसा यहीं उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। तो अब यहाँ के लोग वैसे नाराज थे। अब उसके बाद क्या होता है, 1970 में वहाँ पर इलेक्शन होता है पाकिस्तान में। तो उस इलेक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, उसमें कौन जीत जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान याद है क्या आप लोगों को? हाँ, वही शेख हसीना जुल्फों वाली के पप्पा जी, है ना। तो जो शेख हसीना जुल्फों वाली के पप्पा जी कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। और इनको क्या बोला जाता है, यहाँ का बांग्लादेश का गांधी बोला जाता है, क्योंकि इसने यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए थे, इनके बहुत सारे आंदोलन किए थे इनके अधिकारों के लिए। तो ये जीत जाते हैं यहाँ पर इलेक्शन। तो अब लेकिन यहाँ जो वेस्ट पाकिस्तान वाले जो थे, इनको अपना लीडर मानने से इनकार कर देते हैं, और यहाँ पर आकर यहाँ जो वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो यहाँ पर आकर यहाँ के जो बांग्लादेश के या ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने लग जाती है। बहुत इनको मारा जाता है, बहुत इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, है ना। वुमेन्स के साथ में गलत व्यवहार होते हैं, रेप कर दिया जाता है उनको, है ना, लोगों को मारा जाता है। तो यहाँ पर इनके साथ क्या होता है, बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार होता है, और इनको जो है क्या किया जाता है, दमन किया जाता है। तो इंडिया इनकी हेल्प करता है, इंडिया यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देता है ना। और फिर क्या होता है, तो इंडिया इनको ट्रेनिंग देता है। अब ये बात पता चल जाती है पाकिस्तान वालों को, तो पाकिस्तान एक गलती कर बैठता है, और वो क्या करता है, आगरा में, यूपी के जो आगरा में, वहां पर क्या करता है, बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमको जो है रीजन मिल जाता है इनको ठोकने का। तो 1971 में क्या करते हैं, पाकिस्तान में यहाँ पर 92,000 सैनिकों को क्या कर लिया जाता है, घुटनों के बल में बंदी बना लिया जाता है। फिर इनके बीच में समझौता होता है, इंदिरा गांधी के और यहाँ के जो लीडर थे पाकिस्तान के, उनके बीच में। तब जाके पाकिस्तान के इतने सैनिकों को, 92,000 सैनिकों को छोड़ा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, फिर जो बांग्लादेश था इसको आज़ाद करके, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश बना दिया जाता है। फिर इसके बाद में अब क्या हुआ, तो ये तो इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, इतना एक, है ना, दृढ़तापूर्वक काम किया, इसीलिए इनको आयरन लेडी बोला जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ, है ना, ऐसे स्टेप्स भी लिए थे जिनके कारण इनको जो है बहुत खरी खोटी भी सुननी पड़ी थी। वो क्या था, इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था। इमरजेंसी कब लगा था, तो इमरजेंसी के बारे में आप लोग जानते हो, 3 टाइप का इमरजेंसी होता है। एक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी।
तो इन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी लगाया था। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लग चुका है, 1962, 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध में, ये इंडो चाइना युद्ध के साथ, और 1975 में। तो 25 जून 1975 को यहाँ पर इंडिया में इमरजेंसी लगा दिया जाता है। कारण क्या बताया जाता है? इंटरनल सिविल स्ट्रीम, आंतरिक अशांति के कारण, मतलब कि भारत में अशांति है, एक दूसरे के साथ लोग जो है सिविल वॉर टाइप से सिचुएशन बन गया, दो ग्रुप बन गए आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, है ना, इंदिरा गांधी जी ने। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे जब इमरजेंसी 1975 में 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था, तो फखरुद्दीन अली अहमद करके उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो अब इमरजेंसी क्यों लगाया गया था, क्या उसके कारण से, या क्यों वहाँ पर आंतरिक अशांति क्यों हो गई थी? तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर में करप्शन के चार्जेस थे, और उस समय जो इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन के ऊपर में ऐसा केस कर दिया गया था, है ना, कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया है, जो इलेक्शन में फर्जीवाड़ा किया है, मतलब कि वोट में हेर फेर किया गया है, इधर उधर किया गया है, और ये सही तरीके से चुनाव जीतकर नहीं आई हैं। तो जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट होता है, उसने क्या किया था, इनका चुनाव ही रद्द कर दिया गया था। उस समय इनको प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी हटा दिया गया था, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। तो और लोग जो है वो इनके ऊपर, इनसे नाराज थे कि इन्होंने जो भी वादे किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, उनको पूरा नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ छोटे मोटे रीजंस थे, है ना, और कुछ बड़े रीजंस थे, जिसके कारण क्या किया गया था, यहाँ पर लोग नाराज थे, और इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया गया था, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप लोगों को पहले ही चैप्टर में बता दिए हैं कि क्या होता है, पावर एक जगह पर नहीं होना चाहिए। पावर का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अलग अलग लेवल पर, है ना, अलग अलग लेवल पर। क्यों? क्योंकि अगर पावर एक जगह पर रहा तो उसका मिस यूज हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने मिस यूज करने का कोशिश किया था। एक आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम बताए थे, याद होगा, जो जज को अपॉइंट करता है। तो इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने की बात कही दी गई थी, है ना, यानी कि ये पूरा एक थोड़ा मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ चली गई थी, कि पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेना चाहती थी इंदिरा गांधी जी। फिर तो अब क्या हुआ, यहाँ पर दो केस है, एक पंजाब का है और एक असम का है। तो इन लोगों ने, है ना, इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा लगा कि पूरा पावर सेंटर जो है अपने पास ही रखने का कोशिश कर रही है, और स्टेट को कोई पावर नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग डिमांड करना स्टार्ट हुआ, है ना, अलग अलग डिमांड स्टार्ट हुआ। जैसे पंजाब का केस क्या था वो देखते हैं हम लोग। तो एक ग्रुप हुआ करता था वहां पर, शिरोमणि अकाली दल। आप लोगों को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बताए हैं, राजनीति जो पार्टी है, जैसे कांग्रेस बीजेपी है, वैसे ही शिरोमणि अकाली दल पंजाब में एक पार्टी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी भी है और एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है। जो सिख जो कम्युनिटी है, सरदार जो लोग हैं, उनके कम्युनिटी से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इनके कुछ डिमांड थे, इनके कुछ मांगे थी केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या क्या मांगे थी? तो ये चाहते थे कि राज्यों को ज़्यादा पावर दिया जाए। पहले स्टेट जो केंद्र सरकार है वो अपने पास ज़्यादा पावर रखती थी, तो इनकी मांगे थी कि राज्यों को भी थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाए, अभी कम दिया जा रहा है। फिर जो चंडीगढ़ है उसको पूरा का पूरा पंजाब में शामिल कर दिया जाना चाहिए। आप लोग को पता होगा ये पंजाब है, पहली बात तो पंजाब ये पूरा पाकिस्तान में भी आधा पंजाब है, और पंजाब और हरियाणा जो है उसकी दोनों की कैपिटल, एक कंबाइंड कैपिटल क्या है, तो वो चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर इनका मांग ये था कि जो है चंडीगढ़ को पूरा का पूरा पंजाब की कैपिटल घोषित कर देना चाहिए, यानी कि पूरा पंजाब में ले लेना चाहिए। उसके बाद आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा सिख लोगों को भर्ती लेना चाहिए, ये बोला गया। फिर एक जो और इम्पोर्टेंट जो डिमांड था इनका वो क्या था कि भाखड़ा नागल जो डैम है उससे ज़्यादा पानी पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलना चाहिए। भाखड़ा नागल जो डैम है उससे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये पूरे वाले एरिया को पानी मिलता है। और जो भाखड़ा नागल जो डैम है वो इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट डैम है। ये भी आप लोगों को बता चुके हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। फिर जो शिरोमणि अकाली दल थे उनके लीडर कौन थे, तो जरनैल सिंह भिंडरावाले, है ना, भिंडी विंडी टाइप से नाम याद है, ऐसे याद रख सकते हो, जरनैल सिंह भिंडरावाले, ठीक है ना। तो जरनैल सिंह भिंडरावाले शिरोमणि जो अकाली दल जो ग्रुप बताए हैं, जो डिमांड करते थे, उन्हीं के लीडर थे। अब ये क्या थे, ये लीडर थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा मिलिटेंट ग्रुप बना दिया था। मतलब ये हथियार वगैरह, बुलेट वगैरह, गन वगैरह रखते थे, और जो इनके विरोध में जाता था उनको मार देते थे, जान से मार देते थे। यानी कि यहाँ पर वायलेशन होने लग गया, है ना, वायलेंस होने लग गया। तो
और दूसरा चीज क्या था, ये लोग खालिस्तान की मांग करते थे। खालिस्तान मतलब अभी बताया ना, पंजाब जो पाकिस्तान में है और इंडिया में है, तो पंजाब को इन लोग अलग से देश बनाना चाहते थे, इसी को इन लोग खालिस्तान बोलते थे। तो अब ये इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा है ना डिमांड अपना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे वायलेंस करने लग गए। तो यहाँ पर फिर क्या किया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी ही उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, है ना। इंदिरा गांधी एक बार चुनाव जीत जाती है, फिर उसके बाद और भी बाद में प्राइम मिनिस्टर बनती है, 2-3 बार रहती हैं लगभग। तो क्या होता है यहाँ पर, इंदिरा गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को खत्म करने के लिए, या जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको मारने के लिए क्या किया गया था, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो जनरल सिंह भिंडरावाले ने क्या किया, कहाँ जाकर शरण ले लिया, हरमिंदर साहिब में। हरमिंदर साहिब किसको बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है, आप लोग फोटो वगैरह देखे होंगे, गोल्डन टेम्पल, तो उसी को हरमिंदर साहिब बोला जाता है। वहां पर वो जाके छुप गए। अब वहां पर क्या किया गया, वहां पर आर्मी गई और उसको, जैसे क्या होता है, आप लोगों ने उरी में देखा होगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वैसे ही वहां पर उसको घुस के मारा गया गोल्डन टेम्पल के अंदर में। अब इस बात से नाराज हो गए कौन, जो सिख कम्युनिटी थे, जो सरदार भाई लोग थे, उन लोग नाराज हो गए कि यहाँ पर जो धार्मिक जो जगह है वहां पर, और वो भी इतना पवित्र जगह है, वहां पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी से पूरे सिख कम्युनिटी ये जो है नाराज हो गए, और देश के अलग अलग जगहों पर यहाँ पर सिख और हिंदू के बीच में क्या होने लग गया, लड़ाई होने लग गया और मारधार होने लग गया। तो फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड, जो कि एक सिख थे, उन्होंने ही उनको गोली मार दिया और उनकी असैसिनेशन कर दी, हत्या कर दी। तो 1984 में क्या होता है, उसी समय ये जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उनके बाद इंदिरा गांधी जी को भी मार दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं असम में क्या केस था। असम में मूवमेंट हो रहे थे, तो इनका क्या मांग था। तो देखो, असम, ये आप लोग बीचों बीच असम है, नॉर्थ ईस्ट में जानते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर ज़्यादा बंगाली लोग आने लग गए थे। असम के जो लोकल लोग थे, तो ये मेन चीज़ क्या चाहते थे, अपने कल्चर को बचाना चाहते थे, कल्चर को। और इनको क्या था, जॉब सिक्योरिटी नहीं हो रही थी। जॉब सिक्योरिटी मतलब इनके जॉब के ऊपर खतरा मंडराने लग गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वालों के ऊपर, यानी कि बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो यहाँ से कुछ लोग भाग भाग कर कहाँ पर आ जा रहे थे, इंडिया में, यानी कि असम में आ जा रहे थे। और बांग्लादेश के जो बंगाली लोग हैं वो भी असम में आके क्या कर रहे थे, यहाँ पर जॉब वगैरह करने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी। क्योंकि यहाँ पर चाय के गार्डन्स थे, और आप लोगों को डिगबोई बताया था, याद होगा क्या, तेल का कुआं था, तो यहाँ पर से तेल वगैरह निकाला जाता था। तो अब बाहर से बहुत सारे लोग आ गए, तो जो असमी जो लोग हैं, असमी बोलने वाले, वो कहाँ पर जाएंगे, या उनको जॉब मिलने नहीं लग गई। तो ये इसी के खिलाफ में क्या करने लग गए, मूवमेंट करने लग गए। अब इनका मूवमेंट 1975 में स्टार्ट होता है ना। और क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश से के साथ युद्ध हुआ था, उधर से क्या हुआ था, जो बांग्लादेशी जो लोग थे वो इंडिया में आकर शरण लेने लग गए थे। किसके द्वारा हुआ, तो यहाँ पर एक पार्टी थी, जिसको ध्यान रखना है आप लोगों को, एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम था उसका, आसू। आसू किसी लड़का या लड़की का नाम नहीं है। आसू का फुल फॉर्म क्या है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने क्या किया, मतलब ये केवल स्टूडेंट का ग्रुप नहीं था, ये यूथ जो थे, युवा जो थे, उनका एक संगठन था। इन लोगों ने केंद्र सरकार से मांग किया कि क्या है, कि असमीज पीपल को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, या जो बांग्लादेश से लोग आए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। तो यही सब चीज़ को देखते हुए, असम के कल्चर को और असमी पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आसू और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी का तो डेथ हो गया था, तो उनके जो बेटे थे राजीव गांधी, है ना, तो राजीव गांधी जी और आसू के जो लीडर थे, उनके बीच में क्या होता है, समझौता होता है। और वहाँ की जो पार्टी बनती है बाद में, असोम घाना परिषद, असोम मतलब असम, असोम घाना परिषद, ये पार्टी बाद में वहाँ पर बनती है और ये चुनाव जीतकर आती है। तो मेनली यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। 1-2 पॉइंट और बच गए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। पंचायती राज सिस्टम क्या था, तो पंचायत वगैरह जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसको शामिल नहीं किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की गई थी कि पूरा पावर सेंटर के पास में नहीं होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कुछ पावर स्टेट को दिया गया, कुछ पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत, नगर पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, इन सबको दिया गया था। ये आप लोग पंचायती राज कब जोड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे 1986 में इसको जोड़ा गया था। और इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग को बताए थे 73rd नंबर कॉन्स्टिट्यूशन और 74th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन में
73rd में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था और 74th में नगर पंचायत को जोड़ा गया था। फिर तो ये यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको थोड़ा सा फास्ट करके स्पीड देख लीजिएगा, स्लो में अच्छे से बताएं आप लोगों को समझाने के लिए, और अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।